जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमला बोला है। ट्रंप ने शुक्रवार 4 जून 2021 को कहा, मैंने सही कहा था कि चीनी वायरस वुहान लैब से ही आया है। अब तो हर कोई यहाँ तक कि जो तथाकथित दुश्मन हैं, उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि चीनी वायरस के वुहान लैब से फैलने की बात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सही थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस महामारी से होने वाली मौतों और नुकसान की भरपाई के लिए चीन को अमेरिका और पूरी दुनिया को $10 ट्रिलियन यानी कि 7,30,395 अरब रुपए का भुगतान करना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बराक ओबामा प्रशासन ने बेवकूफी की और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए फंडिंग की। ट्रंप ने कहा, जब मैंने इस बारे में सुना तब मैंने फैसला किया कि अब किसी भी हालत में चीन को फंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि महामारी की शुरुआत में ही उन्होंने चमगादड़ चीन के साथ सब कुछ बंद कर दिया था। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार मोटरसाइकिल के लिए सड़क पर वाहन चलाने को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर आपके पास भी कोई वाहन है तो यह खबर आपके लिए है जरूरी। जी हाँ, अब आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस आपको गलती करने पर छोड़ने वाली नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने तेजी से कार चलाने वालों को चेतावनी दे डाली है। मंत्रालय ने कहा है कि चेक योर सेल्फ बिफोर यू रेक योर सेल्फ। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले अपने में सुधार कर लें। नए सड़क सुरक्षा कानून के तहत अगर तेज गति से वाहन चलाते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसीलिए जब अपनी गाड़ी की स्पीड आपको उतनी ही रखनी होगी जितनी मोदी सरकार बोलेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में 5G तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरे होने के बाद हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को बिना ठोस कारणों के लगाई गई याचिका बताया। कोर्ट ने कहा कि जूही चावला ने 5G तकनीक वाली याचिका बेवजह लगाई, जबकि कोर्ट आने से पहले वो इसको लेकर सरकार को लिख सकती थी। जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने इस वजह से याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस याचिका को लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह सुनवाई के दौरान बाधा डालने वाले यानी कि गाना गाने वाले शख्स की पहचान करे और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सब कयासों पर संशय पर आधारित है। दरअसल 5G टेस्टिंग को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि इसकी टेस्टिंग बेहद हानिकारक हो सकती है। इन सबके बीच बीते दिनों एक्ट्रेस जूही चावला ने देश में 5G टेस्टिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जूही चावला का कहना था कि तमाम रिसर्च में यह सामने आया है कि RF रेडिएशन बेहद हानिकारक हो सकता है। यह रेडिएशन इंसानों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इसी टेस्टिंग से किसी भी जीव जंतु को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जब तक ये पूरी रिसर्च के साथ प्रमाणित ना हो जाए कि RF रेंज से किसी को नुकसान नहीं होगा, तब तक भारत में इसके इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तीसरे चरण में 18 से 44 उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में बंगाल में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठा रहे हैं और सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की मांग कर रही हैं। इसी बाबत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी मुख्य मंदिरों के पुजारियों को टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तीसरे चरण में बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई जाएगी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बुरी तरह से भड़क गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना महामारी में फाइजर बायोएनटेक टीके को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट यानी कि B1617.2 के खिलाफ यह टीका कम एंटीबॉडी पैदा करता है। द लेसेंट में प्रकाशित हुई स्टडी के मुताबिक वायरस को पहचानने और उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम एंटीबॉडी बढ़ती आयु के साथ कमजोर होती चली जाती है। ऐसे में एंटीबॉडी बनने का लेवल समय के साथ साथ कम हो जाता है। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट B1617.2 के खिलाफ फाइजर बायोएनटेक का टीका उतना प्रभावी नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। कोरोना के पुराने वेरिएंट B117 यानी कि अल्फा की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह टीका कम एंटीबॉडी बना रहा है। स्टडी के मुताबिक इसकी केवल एक डोज देने से एंटीबॉडी कम बनती है। ब्रिटेन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने टीके पर यह स्टडी की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं के मद्देनजर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए लगभग
43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही होगा। यह परियोजना भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि ये पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है, ताकि निर्यात पर निर्भरता घटाई जा सके। भारतीय नौसेना की अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु हमला करने में सक्षम 6 पनडुब्बियों समेत 24 नई पनडुब्बियों को खरीदने की योजना है। फिलहाल उसके पास 15 परंपरागत पनडुब्बियां और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। हिंद महासागर में अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करने के चीन के निरंतर बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर नौसेना अपनी सभी क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की नौसेना के पास अभी 50 पनडुब्बी और लगभग 350 पोत हैं। अगले 8 से 10 वर्ष में उसके पास 500 से अधिक पोत तथा पनडुब्बियां हो सकती हैं। पाकिस्तान भी चीन की मदद से युवान क्लास की डीजल से चलने वाली 8 पनडुब्बियां हासिल करने की प्रक्रिया में है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए समिति गठित, दिल्ली सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी गठित की है। हालांकि सिसोदिया ने बताया कि सरकार इस समिति के गठन के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही है। सिसोदिया ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि कोरोना वायरस के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था और ऐसी खबरें हैं कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई थी। उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला लिया है। इस समिति में चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। हमने उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए फाइल भेजी है। सिसोदिया ने कहा, यह समिति हफ्ते में एक बार बैठक करेगी और हर मामले पर गौर करेगी, तो साथ ही यह भी फैसला करेगी कि क्या जीवन रक्षक गैस की कमी के कारण मौत हुई। जैसे ही उपराज्यपाल फाइल को मंजूर करते हैं, तभी यह समिति काम करना शुरू कर देगी। दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिना सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में कई अपील दायर की गई है, जिनमें से एक अपील आम आदमी पार्टी की सरकार की भी है। बिना सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में दलील दी गई है कि एकल पीठ का 31 मई का फैसला गलत तथ्यों और कानून पर आधारित था। एकल पीठ ने 31 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त 2020 में जारी 2 कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया है, जो कि वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते और स्थगित करते हैं। अदालत ने कहा है कि वे अवैध हैं और दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि DSC अधिनियम एवं नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय को दिए गए अधिकारों के बाहर जाते हैं। पीठ ने कहा था, दिल्ली सरकार के पास निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक और विकास शुल्क को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अनुचित रूप से उनके कामकाज को सीमित करेगा। दिल्ली सरकार ने अपने स्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी द्वारा दायर अपील में दलील दी है कि पिछले साल अप्रैल और अगस्त के उसके आदेश बृहद जनहित में जारी किए गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग वित्तीय संकट में थे। शिक्षा निदेशालय ने दलील दी थी कि फीस लेना ही आय का एकमात्र स्रोत नहीं है और अतः इसके विरोधाभासी कोई भी फैसला न केवल गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के हितों के प्रतिकूल होगा, बल्कि उनका नियमन भी मुश्किल हो जाएगा। छात्रों की तरफ से दायर अपीलों में दावा किया गया है कि इमारतों की मरम्मत, प्रशासनिक खर्च, किराया और छात्रावास के खर्च जैसी लागत ऐसे में लागू ही नहीं होते जब स्कूल बंद हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में पेड़ गिरे, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में बदलाव के बाद कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश होने से दिल्ली वालों को गर्मी से काफी राहत मिली है। तेज आंधी के चलते कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के कई इलाकों IGI एयरपोर्ट, सफदरजंग मकबरा, लोधी रोड समेत बहादुरगढ़, खरखोदा, गोहाना, गन्नौर, तोशाम, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी के कई स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी। इससे पहले सुबह मौसम विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया था। साथ ही अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान भी जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।